Hello, this is Seema ma'am, class 9th. Today I am going to teach you the first lesson, French Revolution. The next topic, did women have a revolution? क्या women भी इस क्रांति का हिस्सा थी या उन्होंने भी क्रांति करी थी? Yes. The answer is yes. But how? See, from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. इतने ढेर सारे changes हुए French society, उसमें women एक बहुत अहम हिस्सा थी. They were active participants. They hoped that the involvement, उनको लगता था कि उनका जो involvement है, उनका जो हिस्सा लेना है इस रिवोल्यूशन में, वो उससे उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा. मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज़्यादा करके जो वुमेन थी थर्ड वुमेन की, उनको अपनी जीविका कमानी पड़ती थी. दे वर्क द सीमस्ट्रेसेस. तो क्या क्या करती थी वो? जैसे वो सिलाई का काम करती थी या धोबिन का काम करती थी, और सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट द मार्केट, या वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. ज़्यादा करके वो उनको एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी. ओनली डॉटर्स ऑफ वुमेन ऑफ नोबल्स और वेल्दी मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज. उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. दैट इज़, जो वर्किंग वुमेन होती थी वो अपनी फैमिलीज़ की भी केयर करती थी, कुक करती थी, वाटर फेच करके लाती थी, ब्रेड मार्केट से लाती थी, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और साथ साथ उनके वेजेस भी मेन से बहुत कम होते थे. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट. तो अपने इंटरेस्ट को अपने जो भी उनके इंटरेस्ट है उनको डिस्कस करने के लिए और अपने साथ न्याय करवाने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स में भी हिस्सा लेना शुरू करा. अबाउट 60% ऑफ द women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their मेन डिमांड्स, एक मेन डिमांड जो वुमेन्स क्लब की थी वो क्या थी? पॉलिटिकल राइट्स की, कि उनको भी वोटिंग राइट चाहिए. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स. मतलब उनको पैसिव सिटीजन्स करार कर दिया गया था, अब वो वोट नहीं दे सकती थी. दे डिमांडेड टू राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. ओनली देन दे फेल्ट would their interest be represented in the new government. In the early years of revolutionary government, जब शुरू में क्रांति हुई, did introduce laws that help to improve the life of women. तो थोड़े बहुत laws ऐसे आए जिससे women की life improve हो. Together with the creation of state schools, तो राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से स्कूल्स खोले गए और स्कूलिंग कंपलसरी हो गई फॉर ऑल गर्ल्स. देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर. अब उनके फादर्स उनको मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे अगेंस्ट देयर विल. मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. तो मैरिज जो है अब वुमेन की विल पर हो गया कि वो अपने विल से शादी कर सकती थी. डाइवोर्स वाज मेड लीगल and could be applied for by both men and women. Women could now train for jobs. अब women को जॉब के लिए भी ट्रेनिंग मिल सकती थी. वो आर्टिस्ट बन सकती थी या स्मॉल बिजनेस women बन सकती थी. Women struggle for equal political rights चलती रही. स्ट्रगल उनकी चलती रही. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जिस समय रेन ऑफ टेरर आया, तो ये जो न्यू गवर्नमेंट थी रॉस्पेरे की, उसने ऑर्डर किया कि विमेंस क्लब और सब बंद कर दिए जाएं, बैनिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड. विमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement through the late 19th and early 20th centuries. The example of women's political activities of French women
during revolutionary wars was kept alive as inspiring memory. It was finally in 1946. तो एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ गया कि कब मिला वोटिंग राइट? फाइनली इन 1946 दैट women in France won the right to vote. Now we'll study the next topic, abolition of slavery. तो आखिर स्लेवरी कब खत्म हुई? The one of the most revolutionary social reforms of Jacobean regime was the abolition of slavery. slavery मतलब दास बनने की जो एक परंपरा थी वो कब abolish हुई, वो कब खत्म हुई? फ्रेंच कॉलोनीज में. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities. तो ये सभी कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज जो थी वो क्या थी? important suppliers of commodities such as tobacco मतलब तंबाकू, indigo, नील, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो इतनी दूर जाकर वर्क करना and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So it was met by a triangular slave trade. तो वो नहीं चाहते थे वहाँ जाके कोई काम करना, इसलिए उन्होंने क्या इसका एक तरीका निकाला, इन्होंने स्लेव्स खरीदने, स्लेव्स की ट्रेडिंग शुरू कर दी. तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. स्लेव ट्रेड मतलब लोगों को खरीदा और बेचा जाने लगा. स्लेव ट्रेड began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coasts. वहाँ वो स्लेव्स खरीदते थे लोकल चीफ्टन से, उनको ब्रांड किया जाता था, चेन्स में बांधा जाता था. ब्रांड किया जाता था मतलब उनके बॉडी पे कहीं मोहर लगा दी जाती थी, जैसे जानवरों के मोहर लगा दी जाती है, तो वैसे ही स्लेव्स को, और फिर उनको पैक कर दिया जाता था शिप्स में फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. देयर दे वर सोल्ड इनटू टू द प्लांटेशन ओनर्स. वहाँ उनको प्लांटेशन ओनर्स के हाथों बेच दिया जाता था. इस तरह से स्लेव डिमांड जो है पूरी होती रही यूरोपियन मार्केट्स में. और शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो. पोर्ट सिटीज़ मतलब जो जहाँ से शिप्स चलते थे. पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड नांटेस ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो गए. क्यों? स्लेव ट्रेड की वजह से. थ्रू आउट इन 18th century देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ. तो पूरी 18th century में इस स्लेव ट्रेड का बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ. नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स वेदर. जब नेशनल असेंबली आई तब ये सोचा जाने लगा क्या सचमुच आदमी को स्लेव बनाना चाहिए. राइट्स ऑफ मैन डिस्कस किए जाने लगे. एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज. लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं बना. क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की इनकम इसी स्लेव ट्रेड पे डिपेंड करती थी. It was finally throughout the convention in which 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possessions. This however turned out to be a short term measure. तो ये 10 साल बाद ऐसा हुआ. लेकिन नेपोलियन जब आया उसने री इंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally, लेकिन slavery finally कब abolish हुई? 1848 में. Revolution and everyday life. Can politics change? तो क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोग जो पहनते हैं उसको चेंज कर सकती है या लैंग्वेज को चेंज कर सकती है. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 जिस ईयर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बहुत से चेंजेस आए लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट
up upon themselves to pass laws that would translate the idea of liberty, equality into everyday practice. One important law, एक ऐसा लॉ बहुत जल्दी आया जिससे क्या हुआ, बैस्टिले का जब बैस्टिले का प्रिजन जब तोड़ दिया गया था, उसके सून आफ्टर दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. मतलब कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी या न्यूज़ थी, है ना, अखबारों पर उन सब पे सेंसर लग गया. द ओल्ड रेजिम हैड all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. तो अब जो है इस सेंसरशिप पर की एबॉलिश कर दिया गया. एबॉलिश मतलब रोक हटा दी गई. नाउ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम. तो जब जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वाला जो लॉ आया, उसमें आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, एक्सप्रेशन कहा गया कि ये एक नेचुरल राइट है. न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स अब ये फ्रांस के मार्केट में दिखाई देने लगे रैपिडली थ्रू आउट द कंट्री. उसमें क्या था, डिस्कस किया गया कि जो भी इवेंट्स या चेंजेस फ्रांस में हो रहे हैं, एवरीडे लाइफ में जो होते थे फ्रांस में, वो सभी चीज़ें डिस्कस की जाती थी. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग की जब फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गई लोगों को, तो बहुत से विचार या बहुत सी जो बातें इवेंट्स हो रही थी वो पब्लिकली आने लगी लोगों के सामने. ईच साइड सॉट टू कन्विंस. तो जो जिसकी तरफ होता था, राजा की तरफ होता था, वो राजा की तरफ से बोलता था. जो राजा को विरोध करता था वो उस विरोध में बोलता था. कैसे? थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. Plays, songs, festive processions attracted large number of people. This was one way. ये एक तरीका था जिससे लोग अपने आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस लोगों तक पहुँचाते थे. लेकिन ये लॉन्ग टेक्स्ट जो है कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल ही पढ़ पाते थे. सो we have almost finished the lesson. Only just a small topic has been left out कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में राजा बना फ्रांस का, और उसने और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ को जीतना शुरू कर दिया और अपना फ्रांस को बढ़ाने लगा. और वहाँ उसने जब नए नए कंट्रीज़ जीता, वहाँ अपने मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली को वहाँ पे राजा बना देता. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज द, वो कहता था कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजेशन करने निकला है, और उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, डेसिमल सिस्टम. बट सून नेपोलियनिक आर्मीज़ जो है जगह जगह जब इन्वेड करने लगी, और तब लोगों को समझ में आया कि ये नेपोलियन जो है ये एज अ लिबरेटर नहीं आया है, ये एक अत्याचारी शासक है. तो फाइनली बहुत से कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया. कहाँ पे? एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815. लेकिन जो उसने बहुत से रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, मॉडर्न लॉज, वो जो उसने लागू किए थे, उसका यूरोप के लोगों पर बहुत दिनों तक असर पड़ा और उनकी दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के साथ जो आइडिया लोगों तक पहुँचे. कौन से पहुँचे आइडियाज़? आइडिया ऑफ लिबर्टी मतलब फ्रीडम का, और डेमोक्रेटिक राइट्स का. और ये पूरे फ्रांस से यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गए, वहाँ तक फैल गए जहाँ फ्यूडल सिस्टम्स लागू थे, और वहाँ फ्यूडल सिस्टम्स एबॉलिश किए गए. कॉलोनाइज्ड पीपल को ये समझ में आया, जहाँ पे कॉलोनीज़ ज़बरदस्ती यूरोपियन से बना रखी थी, कि उनको फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज,
और इसलिए वहाँ पे भी मूवमेंट होने लगा, मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल टू फ्री देमसेल्व्स. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. मतलब ये दो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे जो जिन्होंने फ्रांस की रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो प्रेरित हुए थे और उन्होंने अपने यहाँ भी सेम आए. So we have ended the lesson, children. Thank you for today, and after this I will send you some question answers.